चलो। सुनो, टेबल पे डायरी रखी होगी। देखिए, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ lesson of grammar. The topic related to English tenses. I am talking to you about English tenses. Tenses, it means I have told you previously about it in my first video, and now this is second part for you. Okay, in the part I told you about the simple sentences of present tense, past tense or future tense. It means we are talking about only indefinite tenses. तो अब क्या होता है कि बेटे आज मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। आज का टॉपिक हमारा होगा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, ये हमारे जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हैं, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, उनको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जब हमारे सामने वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो देखिए, मेरा पहला आपसे जो नेगेटिव सेंटेंस है वो है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें इसका रूल क्या होता है? रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इट मीन्स अन्य शब्द अदर। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, रूल नंबर 2। अब दूसरा आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 2। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट इसका रूल नंबर 2 देखिए आप, ये क्या कहता है? रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस डेट प्लस नॉट प्लस एंड बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इट मीन्स कर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इट मीन्स अन्य शब्द। तो देखिए, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 2 नेगेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रूल नंबर 2। इसका रूल नंबर 2 देख लीजिए आप लोग, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। रूल नंबर 2 है हमारा सब्जेक्ट प्लस इट मीन्स कर्ता प्लस विल या शैल प्लस एंड बी फर्स्ट अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इट मीन्स कर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो ये हमारा फ्यूचर का रूल हो गया। अब देखिए, मैं इसको समझाने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूँ इस रूल के अंतर्गत कि देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी और अब फिर दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल होती है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 होने की वजह से उसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो मैंने आपको बताना है कि देखिए, हमेशा आप याद रखें, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो ऐसी स्थिति में हमें डज
का प्रयोग करना है। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत नेगेटिव वाक्यों में डू का प्रयोग करना है। ठीक है, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो अर्थात बहुवचन हमारा करता हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट प्लस एनडी फर्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये तो रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का नियम। अब बात करते हैं हम दूसरी, यानी अब हमारा दूसरा हमारा स्टेप है अगला आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 2 क्या कहता है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड, इसकी हमेशा याद रखें आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक ही सहायक क्रिया है और वो डिड है। वो हमें ये नहीं देखना कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट जो करता है वो सिंगुलर है या कौन सा प्लूरल है, जैसा कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखना पड़ता था। आपने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्यों को बनाने के लिए, जो नेगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए हमें उसमें डू और डज में ध्यान रखना पड़ता था कि सिंगुलर है तो डज लगाएंगे हमारा सब्जेक्ट, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं है, यहाँ केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें केवल डिड लगाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस के नेगेटिव वाक्यों में। अब देखिए साथ में इंटरोगेटिव में यही आएगा। तो देखिए डिड यानी सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर्म और प्लस अदर वर्ड्स अन्य शब्द। ऐसे ही अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो इसका रूल नंबर 2 है। उस इसमें क्या है, सब्जेक्ट इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और शैल होती है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है हमें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने दो हैं, एक है विल और दूसरी है शैल। आप इतना याद रखें कि नॉर्मल कंडीशंस में, सामान्य हालातों में, सामान्य स्थिति में, सामान्य परिस्थिति में हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, तथा जो ही सी इट दे ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं यू, यानी इनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो आप इतना याद रखिए। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट में अगर कोई थ्रेट प्रतीत होती है अर्थात हमें धमकी लगती है, या हमें प्रॉमिस प्रतीत होता है अर्थात हमें वचन लगता है, या हमें प्लेज प्रतीत होती है, कोई प्रतिज्ञा महसूस होती है, तो हम ऐसी स्थिति में विल और शैल के प्रयोग को बिल्कुल कॉन्ट्रेरी यूज करते हैं। वहां पर हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट्स आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे, बाकी के जो भी और सब्जेक्ट्स हैं हमारे ही सी इट दे यू वगैरह, इनके साथ हम शैल का यूज करेंगे। लेकिन मोस्टली ये आपको ध्यान रखना होगा। और अच्छा, विल और शैल के साथ हमेशा आप याद रखें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन इसमें हमारा नॉट रह गया है, तो मैं आपको बताता हूँ, विल और शैल प्लस नॉट प्लस एंड बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा ये रहा इसका। अब हम आगे देखते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा। इसमें हमें एग्जाम्पल को समझना होगा, तो आप इतना ध्यान रखें कि एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। अब आप समझ लीजिए कि कैसे समझना है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान दें, आपकी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो क्लियर ना हो। इस टेंस से संबंधित, इन रूल्स से संबंधित वो मैं अभी आपको स्पष्ट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये इंक थोड़ी परेशान कर रही है, सर्दी की वजह से ब्लैक बोर्ड पर चिपक रही है, रब नहीं हो रहा है, तो थोड़ा आपको वेट के लिए सॉरी, क्योंकि आपको इंतजार करना पड़ रहा है, कोशिश कर रहा है उसे रब करने की, आई ट्राइंग माय बेस्ट बट इट्स टू मच हार्ड फॉर मी। it doesn't matter. For example, तो मैं आपको यहाँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे कि राम अपने पिताजी को
एक पत्र नहीं लिखता है, एक पत्र नहीं लिखता है। तो ये मेरा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं। तो इसमें कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान देनी होगी कि देखिए, अगर सेंटेंस का रूप बदलता है, उसका काल बदलता है, उसका टाइम बदलता है, टेंस मीन्स क्या होता है, टाइम होता है। तो अगर सेंटेंस के अंदर टाइम बदलना है तो हमेशा याद रखें सब्जेक्ट क्या है, यानी अपने पिताजी को एक पत्र कौन नहीं लिखता है। मैंने इस तरीके से सवाल किया तो मुझे उत्तर मिला कि राम। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। तो ये क्या है, राम या कर्ता। अब मेन वर्ब क्या है, लिखता है, तो ये ता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लिखता है या लिखता है। अब उसके बाद नहीं, इससे पता चला ये नेगेटिव है। अब ऑब्जेक्ट क्या है उसका, एक पत्र, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, सब्जेक्ट है। और अपने पिताजी को, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें दो हो गए। तो एक तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा, अपने पिताजी को, यानी पिताजी इसमें क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जान है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो क्या होता है, इसमें जान होती है, जो लाइफफुल होता है, ठीक है। और आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें कोई जान नहीं होती है, वो लाइफलेस होता है। तो एक बात हमेशा आप ये ध्यान रखें। तो अब मैं इसे बता रहा हूँ रूल के हिसाब से। रूल हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डू नॉट और डज नॉट। तो राम सिंगुलर है तो क्या आएगा सर, यानी इसकी वर्ब के रूप में डज नॉट। अब मैन वर्ब क्या है, लिखता है, तो लिखने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, WRITE, राइट। और फिर ऑब्जेक्ट आएगा आ लेटर। उसके बाद किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा टू या फॉर लगाते हैं, टू हिज फादर। राम डज नॉट राइट ए लेटर टू हिज फादर। उसके बाद अब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। तो देखिए, यही सेंटेंस हमारा पास्ट में नेगेटिव रूप धारण करेगा। कैसे करेगा कि यहाँ पर आप हमेशा याद रखें, वाक्य के अंदर कुछ भी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है। अगर बदलता है तो उसकी क्रिया बदलती है, और जो क्रिया होती है वही वाक्य का टेंस परिवर्तन कर देती है। अब मैंने बोला कि राम अपने पिताजी को एक पत्र नहीं लिखता था, तो आपने पहचान लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर मैंने बोला कि राम ने अपने पिताजी को एक पत्र नहीं लिखा, तो देखिए ये भी नेगेटिव है, लेकिन किसका है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि उसकी पहचान में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि देखिए ता था, ती थी, ते थे, ये तो होते ही होते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं हट करके जो हमें बताते हैं कि दिस इज पास्ट टेंस। तो इसमें इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि मान लिया आ है, ई है, ए है, तो राम ने अपने पिताजी को एक पत्र नहीं लिखा, तो अब हमने इसको क्या कर दिया, लिखा कर दिया। जब यहाँ पर वर्ब लिखा हो गई तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए अब इसको आप क्या करेंगे, राम, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड नॉट, और इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती ही आती है, उसमें कोई चेंज है नहीं, बाकी का सारा पूरा एज इट इज रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इसे बदलते ही, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते ही हमारा सेंटेंस मेन वर्ब को चेंज करते ही क्या बन गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब आगे मैंने आपको बताना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे राम अपने पिताजी को एक पत्र नहीं लिखेगा, मैंने ये बात बोली आपको, क्या लिखेगा, तो देखिए यहाँ पर लिखेगा, तो जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वो क्या होता है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अब इसमें क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल होती है।
सेंटेंस यही है हमारे सामने, केवल क्या बदल रहा है, हेल्पिंग वर्ब ही वाक्य के रूप को बदल रही है। विल और शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बाकी का पूरा सिस्टम सेम। जो ऑब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन अगर बदला तो क्या बदला कि हेल्पिंग वर्ब बदली और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके अनुसार बदली गई। तो ये एक हमारा आज का नेगेटिव सेंटेंस को बनाने की प्रक्रिया है, जो मैं आपको पूरा बारीकी समझा दिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट ऑन अबाउट इट। तो अब आगे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, आई एम वेरी सॉरी क्योंकि ये थोड़ा परेशान करती हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेट मी। देखिए, मैं आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि ये इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला इंट्रोगेटिव होगा हमारा नंबर 1 सिंगल इंट्रोगेटिव। कौन सा होगा? सिंगल इंट्रोगेटिव। अब इसमें दूसरा हमारा क्या होगा? डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, तो देखिए आप एक बात हमेशा याद रखें कि सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य जो होते हैं जिनके हिंदी के वाक्य में प्रारंभ में सबसे पहले क्या लगा होता है। फिर डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि डबल इंट्रोगेटिव में जैसे कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कौन सा, किसका, कितना, ये शब्द हिंदी के वाक्यों के बीच में आते हैं। जैसे वह कहाँ रहता है, तुम क्या करते हो, वे ऑफिस कब जाते हैं। तो आपने देखा इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो इन सेंटेंसेस के बीच में आ रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है हमारा वो डबल इंट्रोगेटिव है। तो देखिए, अब मैं आपको रूल समझाता हूँ। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने का रूल। फिर इसमें देखिए आप क्या है कि सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या दी हेल्पिंग प्लस एम बी फर्स्ट अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे ही डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल और ये होगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव का रूल। इसमें क्वेश्चन मार्क प्लस बाकी पूरा का पूरा एज इट इज सिंगल इंट्रोगेटिव वाला ही रूल अप्लाई हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो प्लस एंड दी फर्स्ट मेंबर की फर्स्ट फॉर्म।
तो देखिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों को बनाने का रूल है। क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि हो तो प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स की तरफ। तो इसमें देखिए आप पास्ट इंडेफिनिट में इसमें रूल नंबर 1 देखिए आप सिंगल इंट्रोगेटिव का। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस की? डिड। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या आएगा? नॉट यदि है तो, यदि है तो प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव को बनाने का रूल्स है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम डबल इंट्रोगेटिव में देखेंगे, सेम वही प्रक्रिया अप्लाई हो जाएगी। क्वेश्चन वर्ड प्लस यही रूल नंबर 3 पूरा का पूरा इसमें कनेक्ट कर देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो प्लस नॉट यदि है तो लगाएंगे और नहीं है तो नहीं लगाएंगे, कोई मतलब ही नहीं उसको लगाने का। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात एवरी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म और प्लस अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है हमें तो सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट तो देखिए अब इसमें ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव का रूल है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई हमारी, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर यदि नॉट यदि है तो लगा देंगे वाक्य में, नहीं यदि नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म आ गया प्लस अदर वर्ड्स जो अन्य शब्द हैं प्लस क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी लगाना है। फिर डबल इंट्रोगेटिव में क्या है, ऐसे ही इसमें ओनली क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है, यानी जिसे हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। बाकी का पूरा रूल नंबर 3 जो भी प्रोसीजर है उसकी प्रोसीडिंग है सेम अप्लाई करती है। अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसका रूल क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसका सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो और उसके बाद प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम डबल इंट्रोगेटिव का रूल देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंगल और डबल बनाने के रूल्स हैं। इसमें क्या है, विल और शैल, क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब यही होती हैं। फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा नॉट यदि है तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। मेन फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट है, आफ्टर दैट अदर वर्ड्स अन्य शब्द है। सेम डबल इंट्रोगेटिव में हमारा क्या होता है, ओनली क्वेश्चन वर्ड इसमें अप्लाई हो जाता है। बाकी का रूल नंबर 3 सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने का सेम वही इसमें फॉर्मुलेट होगा। तो इसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो लगाएंगे एंड फर्स्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस अदर वर्ड्स अन्य शब्द।